हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और एक और मेन लाइन आईपीओ के एनालिसिस के साथ रिव्यू के साथ आपके साथ इस वीडियो में मैं जुड़ चुका हूं। तो यूनिपार्ट्स इंडिया का दोस्तों आईपीओ है जो है वो नेक्स्ट वीक से ओपन होने वाला है। एक दमदार कंपनी है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि पूरा का पूरा ओएफएस है। तो क्या सही वैल्यूएशंस पे कंपनी पैसा लाई है? बिकॉज ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जब भी क्या ओएफएस आएगा तो वो क्या सही वैल्यूएशन पे, अच्छी वैल्यूएशंस पे आएगा। ये हम दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो काफ़ी अहम इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहली बार अगर आप दोस्तों चैनल के साथ जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक ओपन रहेगा। दोस्तों कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड काम किसका करती है? तो दोस्तों इनका काम है इंजीनियर्ड सिस्टम एंड सॉल्यूशंस का। जो कंपनी है वो वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर्स है किसका? सिस्टम और कंपोनेंट्स का, जो ऑफ हाईवे मार्केट होते हैं जिसमें एग्रीकल्चर आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया, फॉरेस्ट्री आ गया, माइनिंग आ गया। इस प्रकार का दोस्तों कंपनी का काम है, बेसिकली सीएफएम जिसे हम कहते हैं, कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। आफ्टर मार्केट सेक्टर्स में इनका प्रेजेंस है और प्रेजेंस कहाँ का है? ओवरऑल 25 कंट्रीज के अंदर दोस्तों इनका प्रेजेंस है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को समझते हैं। तो दोस्तों पहला प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आता है कंपनी का 3PL यानी 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम्स का काम है। दूसरा दोस्तों कंपनी का काम है मेन जो है पीएमपी का यानी प्रिसीजन मशीन पार्ट्स का। और जो एक एडजेसेंट प्रोडक्ट वर्टिकल आप कह सकते हैं जो है पीटीओ का यानी पावर टेक ऑफ का, जिसमें फैब्रिकेशंस, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, कंपोनेंट्स आ गए। और यूनिपार्ट्स जो है दोस्तों एक कॉन्सेप्ट टू सप्लाई प्लेयर है प्रिसीजन प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इसमें ऑफ हाईवे व्हीकल्स जो ओएचवीज होता है उनके अंदर भी कंपनी का एक अच्छा खासा प्रेजेंस है वैल्यू चेन के साथ। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जाने तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ करीबन 5 हैं, जिसमें 2 लुधियाना पंजाब के अंदर है, एक विशाखापट्टनम में है और 2 नोएडा के अंदर है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउसिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी है वो एल्ड्रिच लोवा जो एक्वायर्ड की गई थी अंडर द एक्विजिशन इन 2005 ऑल्सन इंजीनियरिंग एलएलसी। यानी कंपनी का दोस्तों बेसिकली जो कामकाज है और जो मैन्युफैक्चरिंग और वेयर हाउसिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी है वो इंडिया के अलावा फॉरेन मार्केट, फॉरेन में भी है बेसिकली। तो जिसमें आपको देखिए यहाँ पे ऑल्सन इंजीनियरिंग एलएलसी जो कंपनी ने इनकॉर्पोरेट की थी जिसका नाम यूनिपार्ट्स ऑल्सन आईएनसी हो चुका है, यूओआई। जो वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी है अगस्ता जॉर्जिया में। अब बिजनेसेस को समझिए, जो इनके ग्लोबल बिजनेस मॉडल है उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक डाइवर्सिफाइड बेस की कंपनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो सेल्स होती है जो इन रीजन आउटसाइड इंडिया उसको इंटरनेशनल सेल्स। सेकंड दोस्तों क्या है कंपनी का काम? जो है ड्यूअल शोर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी है, जिसमें इनके रेस्पेक्टिव डोमेस्टिक मार्केट्स है जिसमें लोकल डिलीवरीज हो रही है। तीसरा है दोस्तों एक्सपोर्ट सेल्स, जो इंडिया की लोकेशंस है जो डायरेक्टली ओवरसीज कस्टमर्स को भेजा जाता है, तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स भी होता है। और चौथा क्या है दोस्तों कंपनी का? वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ रेस्पेक्टिव डोमेस्टिक मार्केट्स में, जिसे वेयर हाउस सेल्स कहा गया है। तो कुल मिला के ऐसी 4 कंपनी का दोस्तों ग्लोबल बिजनेस मॉडल है: इंटरनेशनल सेल्स, लोकल डिलीवरीज, डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स और वेयर हाउस सेल्स। तो कंपनी का दोस्तों एक अच्छा खासा प्रेजेंस, ये बात ध्यान रखिएगा, इंडिया में तो है ही है, लेकिन अमेरिका के अंदर और जॉर्जिया के अंदर भी है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी है इनकी, ये बात ध्यान रखिएगा फॉरेन के अंदर। तो दोस्तों कंपनी की स्ट्रेंथ समझते हैं। स्ट्रेंथ क्या क्या है दोस्तों? एक तो लीडिंग मार्केट प्रेजेंस है इनका ग्लोबल ऑफ हाईवे व्हीकल सिस्टम्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर। दूसरा है दोस्तों इंजीनियरिंग ड्रिवन है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्रिसीजन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। तीसरा है कि जो ग्लोबल बिजनेस मॉडल है इनका, जो ऑप्टिमाइज करता है कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस कस्टमर और सप्लाई चेन्स के बीच में, तो ये भी एक बढ़िया है क्योंकि ग्लोबल बिजनेस मॉडल है। चौथा है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है दोस्तों इनकी की ग्लोबल कस्टमर्स के साथ, जिसमें मेजर जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनके साथ एक अच्छा खासा कंपनी जो है वो एक डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस शेयर करती है। पांचवा ये है कि दोस्तों स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ है जो ऑफर करती है स्केल और फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये तो दोस्तों कंपनी के हुए स्ट्रेंथ। अब वीकनेसेस या फिर कह लीजिए रिस्क के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों पहला जो रिस्क है इनका कि इनएबिलिटी है इनके पास, या फिर कह लीजिए कि जो एक्यूरेटली फोरकास्ट होता है डिमांड वो नहीं कर पाते हैं, ये एक इनएबिलिटी है इनकी। दूसरा है कि जो अवेलेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और लेबर है
उसके अंदर कभी भी दिक्कत आ सकती है। यानी अगर कभी रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई तो एक दिक्कत आ सकती है कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर। कभी लेबर सही तरीके से नहीं मिले तो एक और बड़ी दिक्कत आ जाएगी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में। तीसरा है दोस्तों साइक्लिकल इफेक्ट, जो अगर ग्लोबल या फिर डोमेस्टिक इकोनॉमी में कुछ भी आते हैं, अगर कोई भी दोस्तों नया रिफॉर्म आ गया, वो इंडिया में ना आके ग्लोबल मार्केट्स में आ गया जहाँ पे इनका प्रेजेंस है अच्छा खासा, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर इंडिया में आ गया तो एक और बड़ी दिक्कत। तो ये एक स्पेसिफिकली जो एग्रीकल्चर और सीएफएम सेक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो साइक्लिकल इफेक्ट्स है वो मेजर एक रिस्क प्ले करते हैं। चौथा यही है कि देखिए इनकी डिपेंडेंसी जो सब्सिडरीज पे है, जो यूनिपार्ट्स इंडिया यूएसए लिमिटेड और यूनिपार्ट्स इंडिया ऑल्सर आईएनसी है, वो एक मेजर प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर वो सब्सिडरीज दोस्तों बढ़िया नहीं कर पाई तो हो सकता है कि इनके रेवेन्यूज में आपको कोई डिप देखने को मिल जाए। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पांचवा आप कह सकते हैं कि देखिए कुछ ओपन बिल होते हैं जो एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग और मॉनिटरिंग में होते हैं सिस्टम ऑफ आरबीआई में। तो अगर कभी वहाँ पर कुछ फंस गए तो यहाँ पे आप समझ लीजिए दिक्कत हो सकती है। बिकॉज जो ओपन बिल होता है तो ये मॉनिटरिंग रहती है आरबीआई की, तो अगर कभी कुछ गलती से कुछ गलत हो गया तो फिर एक मेजर प्रॉब्लम कंपनी के लिए खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर भी कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही कह सकते हैं कि देखिए रिस्क और जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली बहुत बड़े कोई रिस्क नज़र नहीं आते और स्ट्रेंथ कंपनी की ठीक ठाक है। बट हाँ कुछ एक दो पॉइंट्स है रिस्क में जो बिल्कुल कंपनी को ध्यान रखने पड़ेंगे। अब फंडामेंटल्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल समझिए। कंपनी की दोस्तों 2019 में रेवेन्यू आया था करीबन 1062 करोड़ का, फिर मुनाफा था उस समय करीबन 69 करोड़ का। अगले साल कह सकते हैं कि देखिए कोविड थोड़ा थोड़ा आया बट उस समय बिजनेस में कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा, बट रेवेन्यूज जो थे वो डेफिनेटली इतने ज़्यादा नहीं बढ़े, 938 करोड़ पे आए और 62 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा रहा। अगले साल 947 करोड़ हो गया रेवेन्यू, बहुत खास रेवेन्यू में बढ़त नहीं आई, बट कंपनी का मुनाफा करीबन 93 करोड़ पे आ गया। अगले साल जब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दोस्तों कंपनी के रेवेन्यूज में भी आपने एक अच्छा खासा ग्रोथ देखा, करीबन 1230 करोड़ पे रेवेन्यू आए और मुनाफा जो था वो 166 करोड़ पे पहुंच गया। इसी बीच अगर आप अभी 30 जून 2022 के नंबर्स देखेंगे तो कंपनी ने कह सकते हैं इस तिमाही में ऑलमोस्ट 347 करोड़ का तो रेवेन्यू कर लिया है और 50 करोड़ तक का मुनाफा भी जो है वो कमा लिया है। तो रेवेन्यूज जो है वो डेफिनेटली ठीक है, बढ़िया है। नेटवर्थ पे अगर आप कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों कंपनी की नेटवर्थ जो एक समय पे 421 करोड़ थी, आज करीबन 685 करोड़ है, तो नेटवर्थ बढ़ी है। बोरोइंग्स जो 345 करोड़ की दोस्तों 2019 में कंपनी की बोरोइंग थी, आज घट के 127 करोड़ हो गई है और 30 जून 2022 के मुताबिक करीबन 114 करोड़ की हो गई है। तो एक अच्छी बात क्या है कि कंपनी जो है वो डेट अपना लगातार आपको कम करती हुई नजर आई है। ये एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट आप मान के चल सकते हैं कि कंपनी जो है वो डेट पे काम करती हुई नजर आई है। तो फंडामेंटल्स या फिर फाइनेंशियल्स आप कुछ भी कह लीजिए, बढ़िया नजर आते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूरा ओएफएस है तो कंपनी के पास इसका एक भी पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑफर फॉर सेल है, यानी जो भी शेयर होल्डर सेल कर रहे हैं उनके पास ये डायरेक्ट पैसा जाएगा। डिटेल्स किस हिसाब से 30 से 2 दिसंबर के बीच में दोस्तों ये इशू ओपन होगा। 10 रुपये का फेस वैल्यू रखा गया है, 548 से 577 रुपीज़ का यहाँ पे दोस्तों प्राइस बैंड रखा गया है, 25 का लॉट साइज है। कुल मिला के ये 835 करोड़ का इशू है, पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी कंपनी के शेयर होल्डर्स ही बेच रहे हैं जो उसमें पहले से थे। बुक बिल टाइप का आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। क्यूआईबीस को 50%, एचएनआईस को 15% एंड रिटेल को 35% मिलेगा। गुरदीप सोनी एंड परमजीत सिंह सोनी जो है दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स है। एक लॉट आप में आपको लगाने के लिए करीबन 14,425 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई में आपको लगाने के लिए 14 लॉट्स अप्लाई करने हैं, करीबन 350 शेयर्स, 2,01,950 की क्वांटिटी लगेगी। तो ये दोस्तों यहाँ पर रिटेल में एप्लीकेशन लगानी है। शेयर्स की अगर बात करें तो अलॉटमेंट 7 तारीख को होगा, शेयर्स का क्रेडिट 9 तारीख को होगा और 12 तारीख को दोस्तों जो है वो लिस्टिंग भी हो जाएगी। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो 75% थी प्री इशू में, पोस्ट इशू 65% हो जाएगी। बट अगेन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या पैसा बन सकता है, तो अनडाउटेडली दोस्तों पैसा बन जाएगा। जो कंपनी जिस वैल्यूएशन पे पैसा लेके आई है, बाकी जो कंपनी ट्रेड करती है वो भी या तो इससे थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करती है या तो उसके आसपास ट्रेड करती है, तो ये रीजनेबली प्राइस्ड है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पैसा जो है दोस्तों बनने का चांसेस ज़रूर बनता है, पैसा बन सकता है यहाँ पर। और ग्रे मार्केट भी दोस्तों यही दिखाती है कि यहाँ पर पैसा बनने के चांसेस है। अभी करंट ग्रे मार्केट इसकी 130 से 150 के बीच में जो है वो चल रही है। तो ये अच्छी बात है। क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, तो देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप डेफिनेटली अपना खुद का ओपिनियन
अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, आपके जो भी एडवाइज़र्स हैं उनसे पूछिए। डेफ़िनेटली ये मेरी खुद की राय है, तो मेरी राय पे कुछ भी आप फ़ैसला ना लें, मैं आपको यही कहूँगा। मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर आप एप्लीकेशन लगा के चल सकते हैं। ज़रूर आईपीओ के अंदर देखिए पैसा जो है वो थोड़ा-सा ही बनेगा, मतलब यहाँ पे जो लिस्टिंग एस्टीमेट है मेरा यही है कि 15 टू 25% और मैक्सिमम 30% जो है वो पैसा आपका बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर पैसे बनने के चांसेस है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। डेफ़िनिटली आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है, क्या आईपीओ में पैसा बनेगा, कितना बनेगा और आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं, वो भी। तो इस वीडियो में इतना ही था। होप सो आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।